हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर एस ऑनलाइन। मैं जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हैं कि मैं यहाँ पे मैकेनिक्स का सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ और इसमें आपको सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स और भी ब्रांचेस का जो ये ग्रुप बी जिनका भी पढ़ता है उनका मैं कंप्लीट सिलेबस देने वाला हूँ मैकेनिक्स का। ऐसे ही और भी सब्जेक्ट का मैं कंप्लीट सिलेबस दूंगा। फ़िलहाल मैं मैकेनिक्स का सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हम लोग का सब्जेक्ट है, जिसमें से कुछ टॉपिक्स पढ़ना है, इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। मैकेनिक्स जो है यहाँ पे टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक है मैकेनिक ऑफ सॉलिड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में MOS वहाँ पे लिखा गया है, MOS। फिर है मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड। यहाँ मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड में इसमें क्या है, बेसिकली हम लोग फ्लूइड पे अगर कोई फोर्स लगता है, जैसे लिक्विड फ्लूइड बोले तो क्या होता है, फ्लूइड यानी कि कोई भी सब्सटेंस विच कैन फ्लो। जैसे कि बात करें तो एयर हो गया, वाटर हो गया, ठीक है। कोई भी ऐसा सब्सटेंस विच हैव टेंडेंसी टू फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड। तो इसमें हम लोग बेसिकली फ्लूइड पे जो फोर्स लगता है उसके बारे में अगर स्टडी करते हैं तो वो आ जाता है फ्लूइड मैकेनिक्स के अंतर्गत। और मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, इसमें क्या है, सॉलिड बॉडी पे अगर फोर्स लगाते हैं तो उस पर क्या इफेक्ट होता है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में, ठीक है। मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड को यहाँ पे देखिए दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है डिफॉर्मेबल बॉडी, एक है रिजिड बॉडी, ठीक है। तो डिफॉर्मेबल बॉडी किसको बोलते हैं, रिजिड बॉडी किसको बोलते हैं? कोई भी बॉडी अगर जिस पे फोर्स लगाने पे वो डिफॉर्म हो जाए, तो डिफॉर्मेबल बॉडी बोलेंगे। ऐसा कोई बॉडी जो फोर्स लगाने पे डिफॉर्म ना हो, उसको रिजिड बॉडी बोलेंगे, ठीक है। फिर है आगे हम लोग रिजिड बॉडी का भी क्लासिफिकेशन किए हैं, जिसमें है एक है स्टैटिक, एक है डायनेमिक, ठीक है। और डायनेमिक को भी फर्दर क्लासिफिकेशन किया गया है काइनेमेटिक और काइनेटिक्स। चलिए एक एक करके सबके बारे में डिफिनीशन, उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले एक मैकेनिक्स का डिफिनीशन देख लेते हैं। इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals the nature behavior of body in a state of rest or in motion under the action of force is called mechanics। ये क्या है, एक फिजिक्स का ही ब्रांच है, जैसा कि लैंग्वेज में लिखा हुआ, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, जो कि डील करता है नेचर, उसका बिहेवियर, कब, जब उस पे हम लोग कोई फोर्स अप्लाई करते हैं। तो फिर से इस डिफिनेशन को क्लियरफाई करना चाहूंगा। अगर कोई बॉडी है, इस बॉडी पे अगर हम आप कोई फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स लगाने के बाद ये बॉडी मोशन में आएगा, या मोशन में रहे तो ये रेस्ट में आएगा, इसमें डिफॉर्मेशन होगा या नहीं होगा, ये सब फोर्स लगाने के बाद की चीजें हैं। तो जो फोर्स लगाने के बाद, वही डिफिनेशन में लिखा गया है, फोर्स लगाने के बाद उसका नेचर, उसका बिहेवियर के बिहेवियर के बारे में, या तो रेस्ट में हो या तो वो मोशन में हो, अगर हम लोग स्टडी करते हैं तो उसको हम लोग मैकेनिक्स के अंतर्गत रखते हैं। फिर है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ठीक है। It deals the behavior, nature
of rigid body in the state of rest or in motion under the action of external force. इंजीनियरिंग मैकेनिक्स ये कहता है इट डील्स द बिहेवियर नेचर ऑफ रिजिड बॉडी। यहाँ पे एक स्पेशल टर्म जुड़ गया। मैकेनिक्स में क्या था कि उसमें कोई एक सिंपल बॉडी लिया गया था। इसमें क्या है, हम लोग एक फिक्स क्राइटेरिया यहाँ पे क्या ले लिए, रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। सेम डिफिनीशन है, बस तो उसमें कोई बॉडी का स्पेशलाइज जिक्र नहीं किया गया था। लेकिन इसमें क्या है, मैकेनिक्स में क्या था, सिंपल मैकेनिक्स के डिफिनीशन में कि उसमें कोई स्पेशल बॉडीज का जिक्र नहीं किया गया था, जिसमें यहाँ पे लेकिन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में एक रिजिड बॉडी का जिक्र किया गया है। तो ये डिफरेंस, इसका जो डिफिनीशन है स्लाइटली चेंज हो गया इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का, बस थोड़ा सा का अंतर है। बिल्कुल सेम ऊपर वाला जो डिफिनीशन है सेम नीचे वाला भी डिफिनीशन है, बस तो यहाँ पे एक चीज हम लोग ऐड किए हैं, क्या, रिजिड बॉडी। फिर है मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। अब मैकेनिक्स पर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, फिर आगे का क्लासिफिकेशन में हम लोग देखे थे, ऊपर में देखे थे कि एक आया था मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, जिसको लिखा हुआ था MOS। जैसे क्लासिफिकेशन में देखना चाहिएगा तो क्लासिफिकेशन देखिए यहाँ पे था, क्लासिफिकेशन में यहाँ पे लिखा हुआ था मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड MOS। इसका हम लोग डेफिनेशन देखें। चलते हैं डेफिनेशन पे, क्या कहता है डेफिनेशन। ये कहता है इट डील्स द बिहेवियर नेचर ऑफ सॉलिड बॉडी ड्यू टू, ये क्या कह रहा है, इट डील्स द, ये भी बिहेवियर नेचर, जैसा कि हर एक डिफिनीशन में रिपीट हो रहा है ये वर्ड बिहेवियर नेचर। और कब बिहेवियर नेचर हम देख रहे हैं, आफ्टर अप्लाइंग द फोर्सेस, इट डील्स द बिहेवियर नेचर ऑफ सॉलिड बॉडी ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस। अब आया एक इंटरनल फोर्सेस। इंटरनल फोर्सेस जैसे कि अगर कोई इस तरह का कैंटिलीवर बीम है, यहाँ पे कोई हम अगर पॉइंट आउट लगा रहे हैं W, तो यहाँ पे लगाने पे क्या होगा कि इसमें ये क्या होगा कि ये नीचे, ये जो है लोड जो है इस बीम को नीचे की ओर ले जाना चाहेगा, लेकिन रिएक्शन फोर्स क्या है, ऊपर की ओर यहाँ पे ले जाना चाहेंगे, जिसके कारण इसमें कुछ स्ट्रेस आ जाएंगे, इसमें कुछ ना कुछ इंटरनल स्ट्रेसेस आ जाएंगे। तो उस फोर्स के बारे में अगर पढ़ेंगे तो बोलते हैं यही है टर्म इंटरनल फोर्सेस। और ये जो पूरे स्टडी जो किया जाता है इस फोर्सेस के बारे में, वो आता है MOS, दैट इज मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। फिर से मैं बताना चाहूंगा, अगर किसी बॉडी पे हम फोर्स लगा रहे हैं एक्सटर्नली, ठीक है, तो उसके इंटरनली क्या मूवमेंट हो रहा है, इंटरनली क्या बिहेवियर और नेचर चेंज इंटरनली। जैसे कि अगर आम जीवन से अगर इसका एग्जांपल अगर लेके चलें तो बाय द वे एक आदमी था और इसको आपने जोर से थप्पड़ लगा दिया। अगर ऐसा करते हैं तो इसके इंटरनली या तो ज़्यादातर केस में गुस्सा ही आएगा। तो ये गुस्सा क्या है, इसका इंटरनल प्रॉपर्टी है। जो आपने बाहर से फोर्स अप्लाई किया F, इसको थप्पड़ लगाया, तो इसमें एक गुस्सा इंटरनल प्रॉपर्टी जनरेट हुआ, इसको बोलेंगे इंटरनल फोर्सेस। तो वो अगर यही चीज़ बॉडी में देखा जाए कि अगर कोई M मास का बॉडी है, आप एक्सटर्नल फोर्सेज इस पे लगा दे रहे हो, तो इसके इंटरनल, इसमें जो इंटरनल जो फोर्सेज होंगे इसके बारे में अगर स्टडी करेंगे तो वो आएगा किसमें, मॉस, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स क्या है, इट डील्स द बिहेवियर नेचर ऑफ फ्लूइड सब्सटेंस which have ability to flow under the action of forces। ये डिफिनेशन बिल्कुल फ्लूइड के बारे में हम लोग
पहले भी डिस्कस कर चुके हैं थोड़ा। ये क्या करता है, इट डील्स द नेचर बिहेवियर, बार बार रिपीट हो रहा है टर्म नेचर बिहेवियर ऑफ फ्लूइड सब्सटेंस अंडर द एक्शन ऑफ फोर्सेस। जैसे कि अगर ये वाटर का एक कोई लेयर है, इस पे फोर्स लगाइएगा, ठीक है, इस पे अगर फोर्स लगाते हैं तो इसमें इसके बाद इसका नेचर और बिहेवियर का एनालिसिस करेंगे तो वो आएगा फ्लूइड मैकेनिक्स में। और फ्लूइड का डेफिनेशन जैसे कि पहले मैंने समझाया था, क्या है यहाँ पे लिखा हुआ है फ्लूइड का डेफिनेशन में हल्का सा, कि विच हैव एबिलिटी टू फ्लो। ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसके पास फ्लो करने की एबिलिटी हो, जैसे लाइक आप गैस ले सकते हैं, इसमें आप इसमें वाटर ले सकते हैं, कोई भी लिक्विड सब्सटेंस ले सकते हैं। और बट अगर आप ब्रिक्स ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं आप, एक ब्रिक्स ले लेते हैं, एक पका हुआ ब्रिक्स ले लिए एकदम, तो ये क्या है, इसके पास फ्लो करने की कैपेसिटी नहीं। क्या होगा, ये फ्लो नहीं करेगा, तो ये सब्सटेंस क्या होगा, फ्लूइड के अंदर नहीं आएगा। लेकिन आप कोई गैस ले लेते हैं, आप कोई भी गैस ले लीजिए, तो देखिए गैस का एक प्रॉपर्टी होता है कहीं से भी फ्लो कर जाता है। जैसे आप कोई वाटर ले लीजिए, तो ये क्या होगा, फ्लो करेगा, तो उसको किस में रखेंगे हम लोग, वो फ्लूइड होगा। क्या, उसको क्या कहेंगे, फ्लूइड। जैसे आप लिखे विच हैव एबिलिटी टू फ्लो। ओके, क्लियर होगा फ्लूइड मैकेनिक्स का डेफिनेशन। आगे पढ़ते हैं, आगे क्या हम लोग को पढ़ना है, फ्लेक्सिबल बॉडी और डिफॉर्मेबल। इसका दो नाम है, डिफॉर्मेबल बॉडी ज़्यादातर ही लिखता है, कभी कभी फ्लेक्सिबल बॉडी भी लिखने को देखने को मिलेगा, तो घबराइएगा नहीं, वही चीज़ है फ्लेक्सिबल बॉडी या डिफॉर्मेबल बॉडी। ठीक है, द बॉडी दैट विल चेंज देयर शेप एंड साइज आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, सिंपल सा डिफिनेशन है, द बॉडी दैट विल चेंजेस their shape and size after the application of external forces। कोई भी बॉडी पे अगर कोई हम फोर्स लगाएंगे और फोर्स लगाने के बाद अगर उसका शेप एंड साइज चेंज हो जाए, तो वैसे बॉडी को हम लोग बोलेंगे डिफॉर्मेबल बॉडी। ठीक है, जैसे ये एक बॉडी था, इस पे मैंने बीच से क्या लगा दिया, एक फोर्स लगा दिया, अब ये बॉडी क्या हो गया, मे बी ऐसा हो गया, लो ऐसा हो गया, तो ये कहलाएगा डिफॉर्मेबल बॉडी। क्योंकि जब इस पे हम W न्यूटन का फोर्स लगाएं, वही मान लो W न्यूटन लगाते हैं, W न्यूटन का फोर्स लगाए तो इसका शेप देखो बेंड हो गया, ये डिफॉर्मेबल बॉडी हो गया। यहाँ पे आप डेफिनेशन कीजिए, नीचे फिगर भी बना सकते हैं, एग्जैक्ट इसका फिगर दिखा जाए तो नीचे एक ऐसे किए, तो जब ऐसा देखा गया फोर्स लगाने के बाद, तो ये ऐसे मुड़ गया यहाँ पे, तो ऐसे बॉडी को डिफॉर्मेबल बॉडी। जैसे आप क्या कर सकते हैं, गुब्बारा में हवा भरा हुआ है, उसको आप फोर्स लगाओ, वो उसका शेप एंड साइज क्या होगा, चेंज होने लगेगा। ठीक है, इस तरह कोई बॉडी था, इस पे फोर्स लगाएं, हो सकता है और ये बढ़ गया, लंबा हो गया, फोर्स लगाने के बाद डिफॉर्म कर गया, डिफॉर्मेबल भी हो गया। आगे है रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी, ठीक है, दैट रिजिड बॉडी का डिफिनेशन यहां पे देखिएगा। रिजिड बॉडी क्या है, द टाइप ऑफ बॉडी whose shape and size not change after the application of external forces।
यानी कि अगर फोर्स लगाने के बाद बॉडी का शेप एंड साइज चेंज ना हो उसको बोलेंगे रिजिड बॉडी। ठीक है, जैसे आयरन एक रिजिड बॉडी के अंतर्गत आएगा। हालांकि वुड है यहाँ पे, सॉरी ये वुड है टी लिखा गया है, तो वुड हो गया, ब्रिक्स हो गया, एल्युमिनियम हो गया। ठीक है, ये सब सारे रिजिड बॉडी के अंदर आएंगे। सिंपल सा डिफिनेशन है। स्टैटिक्स, अब आगे जैसे कि ऊपर क्लासिफिकेशन में दिखाया गया था स्टैटिक्स, डायनेमिक्स। तो स्टैटिक्स का डिफिनेशन देखिए। स्टैटिक्स किसको बोलेंगे? इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच वी स्टडी द स्टेट ऑफ बॉडी इन रेस्ट। ये मैकेनिक्स का वो पोर्शन है, वो ब्रांच है जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं किसका? जब बॉडी रेस्ट में हो। अगर कोई बॉडी रेस्ट में हो, कहने का मतलब इसमें कोई भी इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, समथिंग कुछ भी ना हो, ठीक है, रेस्ट में हो, रुका हुआ हो, तो उसके बारे में अगर स्टडी करेंगे हम लोग तो स्टैटिक्स के अंतर्गत वो आएगा। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच वी स्टडी द स्टेट ऑफ बॉडी इन रेस्ट। क्या लिखा हुआ है जी? रेस्ट में हो तो स्टैटिक्स बोलेंगे। फिर है डायनेमिक। बिल्कुल, डायनेमिक्स मतलब डायनेमिक्स कहीं अर्थ से पता चल रहा है क्या कहने वाला है डिफिनेशन में। क्या होगा? इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स in which we study about the state of body in motion। क्या है? किसके बारे में हम लोग इसमें स्टडी करते हैं? जब कोई बॉडी क्या चीज में हो जी? मोशन में हो, मूव कर रहा हो कुछ ना कुछ वेलोसिटी से, स्पीड से। तो अगर उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं तो वो डायनेमिक अंतर्गत आता है। ये सिर्फ क्लासिफिकेशन है। काइनेमेटिक्स, इट इज द ब्रांच ऑफ डायनेमिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द मोशन ऑफ बॉडी विदाउट कंसीडरिंग द फोर्सेस। क्या कह रहा है डेफिनेशन को समझिएगा कि इट इज द ब्रांच ऑफ dynamic in which we study about the motion of body without considering the forces। जैसे कि अगर हम एक कोई एग्जाम्पल ले लें, जैसे हम लोग 9th क्लास में जो पढ़े थे फिजिक्स में, बोला जाता था कि एक कार है जो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जा रहा है, उसका इनिशियल वेलोसिटी था और उसमें कुछ फाइनल वेलोसिटी कुछ रहता है, कुछ टाइम रहता है। बोलता है कि एक्सेलरेशन निकालिए, एक्सेलरेशन निकाल देते थे v-u/t करके एक्सेलरेशन निकाल देते थे। 9 में पढ़े थे ना। ऐसा ये क्वेश्चन रहता था कि एक कार है जो कुछ वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड है और फाइनल वेलोसिटी भी दिया रहता था ये 20 मीटर पर सेकेंड है और टाइम बाय द वे लगा है इसको 5 सेकेंड। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए रहता है तो फॉर्मूला लगाते थे v-u/t, दैट इज लिख सकते हैं 20 - 10/5। तो ये क्या हो जाएगा? 10/5 यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है। लेकिन यहाँ पे याद रखिए 9th क्लास से जो भी क्वेश्चन था फिजिक्स का, उसमें हम लोग फोर्स का कहीं भी चर्चा नहीं करते थे कि आखिर ये मूव कर रहा है तो कितना फोर्स लग रहा होगा इस कार के शाफ्ट के बीच में, कितना फोर्स से वो रोटेट हो रहा होगा, कितना फोर्स उस पर लग रहा होगा कि आगे बढ़ रहा होगा। फोर्स के बारे में कोई वहाँ पे एनालिसिस नहीं किया जाता था। तो वो हम लोग जो भी पढ़ते थे वो आ जाता है काइनेमेटिक्स में। लिखा हुआ है साफ साफ विदाउट कंसीडरिंग द फोर्स, बिना फोर्स को कंसीडर किए हुए।
जैसे हम लोग निकालते थे स्पीड, स्पीड बोलो जी, स्पीड निकालने में फोर्स कहीं आता था? फोर्स को चर्चा करते थे, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन, चर, कहीं भी फोर्स का चर्चा हम लोग नहीं करते थे, तो काइनेमेटिक्स में आएगा। अगर उसी तरह से जस्ट अपोजिट हो जाए थोड़ा, तो क्या हो जाए? काइनेटिक्स, काइनेटिक्स देखा जाए तो काइनेटिक्स इट इज द ब्रांच ऑफ डायनेमिक इन विच वी आर स्टडी अबाउट बोथ फोर्स एंड मोशन। इसमें क्या होगा? मोशंस, फोर्स, मोशंस के बारे में तो स्टडी करेंगे, साथ में फोर्स के बारे में भी अगर स्टडी करने लगे तो काइनेटिक्स में आ जाए। ठीक है, अगर फोर्स के बारे में स्टडी ना किया जाए तो काइनेमेटिक्स ना, काई ना, ऐसे भी याद रख सकते हैं, ना आ रहा है, काइनामेटिक्स ना आ रहा है, मतलब ना, मतलब ऐसा कि ऐसा कोई थ्योरी नहीं है, मैं याद करने के लिए बता रहा हूँ। ना आ रहा है इसका मतलब कि फोर्स ना कंसीडर करो भाई, फोर्स ना, तो काइनामेटिक्स हो गया। चलो ठीक है, अब है न्यूटन्स, इसमें आ जाता है सारा, हम लोग पढ़ते थे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, इसमें फोर्स का हम लोग डिफिनेशन पढ़ते थे, 9th क्लास में फोर्स वाला था। फिर से न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये सब में फोर्स आता था, है कि नहीं? न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स आता था, F इज इक्वल टू Gm1 m2 बाई आर स्क्वायर। कहने का मतलब अगर कोई दो बॉडी है जिसका मास, एक का m1 है, इसका मास m2 है, और दोनों के बीच में रेडियस r है, तो दोनों के बीच में कितना फोर्स लगेगा? हम लोग ग्रेविटेशंस में पढ़ते थे, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में पढ़ते थे, हिंदी में न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के चैप्टर में हम लोग ये चीज़ पढ़ते थे, है कि नहीं? तो ये हुआ हम लोग का। फिर है न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या होता है, 9 में भी हम लोग पढ़े थे, यहाँ पर भी थोड़ा सा डिफिनेशन देख लेते हैं। According to statement of Newton first law, every body continue in a state of rest or uniform motion unless and until, देखिए यहाँ पर T है, until external force applied on it। तो यहाँ पे एक फोर्स छूटा हुआ है, एक्सटर्नल के बाद यहाँ पे एक लगा दीजिएगा, फोर्स लगा दीजिएगा, माफी चाहता हूँ ये छूट गया होगा नोट्स में, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट। कहने का मतलब है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, रुका हुआ है, तो ये चाहता है कि हमेशा रेस्ट में हम रहें। अगर कोई बॉडी मोशन में है तो ये चाहता है कि हमेशा हम मोशन में रहेंगे। कब तक? अगर ये रेस्ट में है, जब तक ये रेस्ट में रहेगा, जब तक इस पे फोर्स अप्लाई ना हो जाए। अब फोर्स अप्लाई हो जाएगा तो ये मोशन में हो जाएगा। अगर मूव इतना फोर्स लगा दे ताकि ये मूव कर जाए, फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है उस पर डिपेंड करता है कि नहीं? ऐसा तो नहीं है कि एक बहुत बड़ा पत्थर रखा हुआ है और आप इस पे फोर्स लगा दिए तो ये मोशन में आ जाए। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड होना चाहिए ताकि ये आ जाए। ठीक है, चलिए, तो इसमें क्या कहता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट ही में रहना चाहता है, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहना चाहता है, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। ठीक है, हम भी या आप भी एक बार अगर अर्थ पे मूव कर जाते तो हमेशा मूव करते रहते। कब? जब तक कि यहाँ पे कोई फ्रिक्शन ना होता, यहाँ पे अर्थ हमको कोई ग्रेविटेशनल फोर्स से खींचता नहीं। कैसा होता है कि नहीं? स्पेस में जैसे होता है, स्पेस में ये फॉलो होता है, ये अर्थ के ग्रेविटेशंस में फॉलो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एयर का प्रेशर्स है, फिर से हम लोग पे अर्थ कोई फोर्स लगाता है,
फिर से यहाँ पे फ्रिक्शंस है दो सरफेस के बीच में, जिसके कारण यहाँ पे ये लॉ, फर्स्ट लॉ नहीं हो पाता। हालांकि ये स्पेस में बिल्कुल फॉलो होता है न्यूटन फर्स्ट लॉ। आप कोई मूवी देखे होंगे, आप मूवी ऐसा देखना चाहते हैं तो एक ग्रेविटेशंस करके मूवी है, आप वो देख सकते हैं, काफ़ी मज़ा आएगा देखने में। चलिए आगे है, तो हाँ, तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ से हम लोग क्या पाते हैं, क्या निकलता है न्यूटन फर्स्ट लॉ से। तो यहाँ पे ये चीज़ याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इट गिव्स द मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया। ये क्या बताता है, ये इनर्शिया को बताता है। इनर्शिया क्या है, इसको भी हम लोग आगे क्लास में इनर्शिया के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए, न्यूटन सेकेंड लॉ। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ क्या है कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। चलिए, तो इसको समझने के लिए अगर बाई द वे कोई हम m मास का बॉडी ले लेते हैं और इस पर कोई हम लोग फोर्स अप्लाई कर देते हैं, इसका कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी रहा होगा, फोर्स लगाने के बाद इसमें कुछ ना कुछ फाइनल वेलोसिटी रहा होगा, इसमें कुछ फोर्स लगाने के बाद एक्सेलरेशन आया होगा, ठीक है। तो लीनियर मोमेंटम का डिफिनीशन होता है, फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो मास इनिशियल तो इनिशियल लीनियर मोमेंटम, तो यहाँ पे इनिशियल था इसलिए u मैंने लिया इनिशियल वेलोसिटी। यहाँ पे क्या है, फाइनल मोमेंटम है, यहाँ पे क्या है, फाइनल मोमेंटम। तो मास इनटू वेलोसिटी होता है, लेकिन यहाँ पे मैंने लिया फाइनल मोमेंटम, इसलिए लिया यहाँ पे माइनस फाइनल वेलोसिटी भी मैंने लिया, ठीक है। तो यहाँ से चेंज इन मोमेंटम, फिजिक्स में हमेशा, मैकेनिक्स में, फिजिक्स में याद रखिएगा, चेंज का मतलब होता है, चेंज का मतलब ही होता है फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज का मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो अगर मोमेंटम में चेंज यहाँ निकालें तो देखिएगा फाइनल क्या था, फाइनल ये था, फाइनल था एम भी था, फाइनल क्या था, एम भी, इनिशियल क्या था, एम यू। तो चेंज निकाल लिए क्या, एम भी माइनस एम यू। फिर है रेट। जब भी रेट का बात होता है तो उसको टाइम से डिवाइड कर दीजिए, जब भी रेट का बात है उसको टाइम से डिवाइड कर दीजिए। तो रेट निकालना है द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, जैसा कि न्यूटन सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट में ही है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो ये हो गया चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, एक टाइम से अगर डिवाइड कर दिए तो ये हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। यहाँ पे हो गया ये कंप्लीट। और उसके बाद थोड़ा सा देख लिए, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट न्यूटन्स सेकेंड लॉ क्या होगा, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम जो था फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेट ऑफ चेंज ऑफ, ये क्या था, एम भी माइनस एम यू था, चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, और टाइम लगा दिए तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। स्टैंडर्ड के अनुसार ये होता है फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो मैंने लगा दिया फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये जो साइन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है, ठीक है। तो इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि अगर ये वैल्यू बढ़ेगा तो ये भी वैल्यू बढ़ेगा, ये वैल्यू अगर घटेगा तो ये भी वैल्यू घटेगा। तो ये हो गया द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। वो जो मैंने ऊपर लैंग्वेज में ऊपर जो डिफिनीशन में बताया वही चीज़ यहाँ पे मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा हुआ है, क्लियर लिखा हुआ कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। वो लैंग्वेज में था, यहाँ पे मैथमेटिकल फॉर्म से आपको देखने के लिए मिले, तो घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है। फिर भी अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। F इज इक्वल टू K। यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए देखिए, यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ प्रोपोर्शनलिटी का यहाँ पे साइन है, तो इसको हटाने के लिए कांस्टेंट हम लोग यूज करते हैं, इसके लिए यहाँ पे K लगा दिया, क्लियर है। और वेयर K इज द, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और इसका वैल्यू हम लोग 1 लेते हैं, ठीक है। तो फोर्स इज इक्वल टू यहाँ से आ जाता है मेरा
क्या m मैंने क्या कर लिया, दोनों में से कॉमन ले लिया। क्या था, m दोनों में था, m क्या था, दोनों में था, तो यहाँ पे k का k रह गया और मैं क्या कर लिया, m कॉमन ले लिया तो v माइनस यू अंदर बचा रह गया और नीचे में क्या, टाइम। तो यहाँ से मेरा बन के आया, वही फॉर्मूला बन के आया, f इज इक्वल टू एम वी माइनस यू बाई टी। और हम लोग जैसा कि बचपन में पढ़े थे कि क्या पढ़े थे हम लोग, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टाइम। यानी कि जहां भी ऐसा देखेंगे फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टाइम, वहां एक्सेलरेशन लिखेंगे, और एक्सेलरेशन देखेंगे तो v माइनस यू बाई टी लिख सकते हैं। तो यहीं पे था v माइनस यू बाई टी, इसके जगह पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे a कर दिया। क्या कर दिया, यहाँ पे a कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया आपका फोर्स का फॉर्मूला बन गया, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। कहने का मतलब है कि अगर कोई बॉडी का मास m है, इस पे अगर आप फोर्स लगा देते हैं 10 न्यूटन का, तो इसमें एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ होगा। जैसे गाड़ी में एक्सेलरेटर होता है ना, जैसे एक्सेलरेटर देते हैं तो गाड़ी का स्पीड बढ़ जाता है, तो वैसे एक्सेलरेशन होगा। अगर ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देना तो फोर्स निकल जाएगा कि कितना फोर्स इस पे लग रहा है। ठीक है ना, कि अगर कोई बॉडी है, इस पे कोई F फोर्स लग रहा है, इसका मास m है और इसका एक्सेलरेशन a है, दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो ये किसका मेजरमेंट हो जाएगा, ये फोर्स को मेजर कर देगा। न्यूटन इसका क्या होता है, इसका यूनिट होता है न्यूटन। हालांकि देख लेते हैं, इसका एक ऐसी यूनिट आया, जैसे फोर्स इज इक्वल टू है मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास को हम लोग केजी में मेजर करते हैं और एक्सेलरेशन को हम लोग जानते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। तो ये हो गया फोर्स का यूनिट। हालांकि ये न्यूटन साहब ने दिया था, तो वो अपने नाम पे भी एक यूनिट डाल लिए, तो इसलिए यहाँ पे फोर्स का यूनिट दोनों लिख सकते हैं, एक ए भी है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और एक न्यूटन, दोनों यूनिट डाल सकते हैं। ठीक है, फिर है क्या ऐसा यूनिट, तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जैसा कि मैंने बता ही दिया, और न्यूटन। सीजीएस यूनिट होता है इसका ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और 1 न्यूटन इज इक्वल टू होता है 10 टू द पावर 5 डाइन। ये कन्वर्जन आपको याद रखना है। कभी कभी आपको सीजीएस से आपको क्वेश्चन दे देगा कि 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है, या तो डाइन में दे देगा तो न्यूटन में आपको कन्वर्ट करना होगा। तो ये रिलेशन याद रखिएगा, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन। और डाइन किसको कहते हैं, वही सीजीएस यूनिट ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर को डाइन कहते हैं, और केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या था, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम लोग न्यूटन भी बोलते हैं और इसको डाइन भी बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, ये डाइन आपके गांव वाला कोई डाइन नहीं है। ठीक है, इट गिव्स द फॉर्मूला ऑफ फोर्स। यानी कि देखिए, फर्स्ट लॉ से हम लोग को क्या मिला था, इनर्शिया का डिफिनेशन हम लोग को मिला था, और यहाँ से हम लोग को क्या मिल गया, सेकेंड लॉ से। सेकेंड लॉ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि सेकेंड लॉ से क्या मिलता है हम लोग को, तो सेकेंड लॉ से मिलता है इट गिव्स द फॉर्मूला ऑफ फोर्स, मेजरमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, हालांकि ये एक याद रखिएगा, एक और टर्म, एक केजीएफ जहाँ भी देखने को मिले उसका मतलब समझना है 9.81 न्यूटन। ठीक है, 1 केजीएफ एमकेएस यूनिट है ये केजीएफ। ठीक है ना, तो इसका याद रखिएगा, एसआई यूनिट में वैल्यू होता है 1 केजीएफ, जो एमकेएस होता है उसका जो एसआई यूनिट में वैल्यू होता है 9.81 न्यूटन होता है। ठीक है, आगे है न्यूटन्स थर्ड लॉ। बिल्कुल हम जानते हैं, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ऑफ सॉरी एक मिनट, ये कह रहा है according to a statement of Newton third law, everybody has equal and opposite reaction। ठीक है ना, कहता है कि according to a statement of Newton third law, everybody has equal and opposite reaction, और every action has equal and opposite reaction। ठीक है, अगर आप किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हैं, तो वो भी क्या करता है, एक फोर्स अप्लाई करता है। अगर आप 10 न्यूटन का करते हैं तो भी उतना ही
फोर्स अप्लाई करता है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में करता है। आप इस डायरेक्शन में लगाते हैं तो बॉडी आप पे इस डायरेक्शन में लगाता है। इक्वल एंड अपोजिट फोर्स का मतलब ये होगा। इक्वल भी लगाएगा, अपोजिट मतलब डायरेक्शन सिर्फ चेंज। ठीक, अकॉर्डिंग टू, जैसा कि यहाँ पे स्टेटमेंट में लिखा हुआ कि सॉरी, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ it is clear that single isolated force is not possible on a body. Force will always act in pair. उन्होंने कहा कि फोर्स हमेशा पेयर में लगेगा, अकेले फोर्स का मतलब कुछ नहीं। इसका मतलब है कोई ना कोई बॉडी पे आप फोर्स लगाइएगा तो आप सोचिएगा कि अकेले फोर्स लगा रहे हैं, नहीं, वो भी तो आप पे फोर्स लगा दिया, आप पे फोर्स लगा रहे हैं, तो फोर्स क्या पेयर में लगा, क्या बन रहा है, पेयर। आपने फोर्स लगाया, वो भी फोर्स लगा दिया। ठीक है, फिर न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जैसा कि न्यूटन के अनुसार, इनके अनुसार क्या है, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, इनका पहले स्टेटमेंट को क्लियर कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, फोर्स of attraction is directly proportional to product of two masses m1 and m2 लेते हैं and inversely proportional to a square of the distance between them। फिर से इसको एकदम देहाती लैंग्वेज में सीखिए कि अगर न्यूटन के अनुसार क्या है कि अगर कोई दो बॉडी है जिसका मास m1 है और एक का मास m2 है, दोनों के बीच में अगर डिस्टेंस r है, न्यूटन साहब ने बताया कि दुनिया में हर एक बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। हम बैठे हैं, आप अपने दोस्त के साथ बैठे हैं तो वो आपको अट्रैक्ट कर रहा है, उसको आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। सन मून को अट्रैक्ट कर रहा है, मून सन को अट्रैक्ट कर रहा है, अर्थ मून को अटैक कर रहा है, मून भी अर्थ को अटैक कर रहा है। यानी कि दुनिया में कोई भी दो बॉडी एक दूसरे को अटैक कर रहा है। जैसे आप अपने दोस्त के साथ बैठे तो आप भी अटैक कर रहे हैं, बट वहाँ पे फील नहीं होता है बिकॉज वो निग्लिजिबल फोर्सेस है जिसको आप महसूस नहीं कर सकते हैं। जैसे वही बताया न्यूटन साहब ने कि कोई दुनिया में बॉडी था तो वो दूसरे को अटैक करेगा जी। एक बॉडी यहाँ रख दी, एक बॉडी यहाँ रख दी, तो एक दूसरे को तो अटैक करेगा, कितना अमाउंट ऑफ फोर्सेस से अटैक करेगा। तो उन्होंने इसके लिए एक लॉ दिया, बताया उन्होंने कि इनके बीच में जो फोर्स लगेगा ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ये दोनों के मास के प्रोडक्ट। लीजिए, तो दोनों का मास ले लिए और प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लाई, मैंने कर दिया मल्टीप्लाई, एंड क्या और क्या, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है ना, तो ऐसा कुछ होगा, यानी कि F जो होगा, अगर कोई बॉडी का मास m1 है, कोई बॉडी का मास m2 है, दोनों के बीच में डिस्टेंस r है, तो फोर्स जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा m1 इंटू m2, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा दोनों के बीच में डिस्टेंस का स्क्वायर। यही है न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी बताया वही चीज़ को मैंने यहाँ पे भी लिखा है, m1 m2 कोई मास का बॉडी है और दोनों के बीच में कुछ फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा लैंग्वेज में थोड़ा अच्छे तरीक़ा से एक्सप्रेस करने के लिए लिखे हैं, लेट अस कंसीडर टू मासेस m1 एंड m2। m1 और m2 दो मास ले लिए, जैसे कि यहाँ पे m1 m2 दो मास ले लिए हैं, आर प्लेस्ड बिटवीन a एंड b। देखिए, और दोनों के बीच में a और b के बीच में क्या है, दोनों a और b के बीच में प्लेस है। ठीक है, एंड सेपरेटली डिस्टेंस r, और दोनों के बीच में देखिए डिस्टेंस क्या है, r है, बिल्कुल डिस्टेंस r है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, वही अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट फिर क्या होगा, जान ही रहे हैं क्या होगा। क्या होगा जी, जो पहला होगा बताया था उन्होंने न्यूटन फर्स्ट लॉ के अनुसार, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अनुसार, कि जो फोर्स होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा m1 मास और प्रोडक्ट ऑफ बोथ मासेस का, जो कि दोनों मास का मैंने प्रोडक्ट कर दिया, और यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मैंने साइन भी दिखा दिया, और डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, तो ऐसा कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मैंने यहाँ दिखा दिया। ठीक है,
और नाउ दोनों इक्वेशन को कंबाइन करके देखा जाए तो क्या होगा, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाई आर स्क्वायर। अब जैसा कि प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम लोग कांस्टेंट टर्म यूज करते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए ये g कांस्टेंट टर्म हम लोग यूज किए और जिसको हम लोग g का नाम दिए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, आप लिख लीजिएगा पूरा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। इसको कहा जाता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका नाम है, जी का नाम क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। ठीक है, और इसका वैल्यू होता है, इसका वैल्यू होता है g इज इक्वल टू 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। यूनिट निकालने का ये हो गया, यूनिट निकाले हैं, आगे नीचे एक्सप्लेन भी किए हैं यूनिट कैसे निकला है। जैसे देखिए कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फोर्स का यूनिट तो न्यूटन ही होता है, तो ये भी फोर्स का यूनिट क्या होगा, न्यूटन ही होगा। और पहले ही बता चुके हैं कि फोर्स का एक और न्यूटन होता है ऐसा यूनिट, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये भी होगा, या तो इसको न्यूटन भी ले सकते हैं। तो यहाँ से फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन आपका ये होता है m इनवर्स, या बोल सकते हैं m⁻⁻1 L⁻3 T⁻⁻2। ऐसा होता कैसे है कि जैसे कि अगर हम देखें तो फोर्स का क्या फॉर्मूला था, G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। m का डायमेंशन अगर हम लोग लिखना चाहते हैं, सॉरी ये शायद डायमेंशन दूसरा का है, ठीक है, तो ये जो डायमेंशन आपका है बिल्कुल देखा जाए, जैसा कि यहाँ पे हम लोग g का यूनिट देखे थे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, तो इसका डायमेंशन ये होता है मीटर इनवर्स L⁻3 T⁻⁻2। अब सम इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स हम लोग को देखना है, ठीक है, ठीक है। तो कुछ इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है जहाँ से आपके सेमेस्टर एग्जाम में कुछ डिफिनीशन पूछ दिए जाते हैं, तो वो डिफिनीशंस आपको याद होने चाहिए। जैसे सबसे पहला है कुछ डिफिनीशन में, जैसे कि स्पेस का डिफिनीशन, मैटर, बॉडी, वेट, मास, इनर्शिया, रिजिड बॉडी, डिफॉर्मेबल बॉडी, जैसा कि हम लोग पहले बता चुके हैं, पढ़ चुके हैं, कंटिन्यूम, लेंथ, टाइम, पार्टिकल एंड फाइनली फोर्स। सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्पेस, बहुत छोटा छोटा डिफिनीशन है, इसको आप याद रखिएगा। क्या है स्पेस? इट इज ज्योमेट्रिकल रीजन इन विच ऑल फिजिकल इवेंट्स आर ऑकर्ड। ठीक है, ये क्या होता है, एक ज्योमेट्रिकल रीजन होता है। ज्योमेट्रिकल रीजन कहने का मतलब, ज्योमेट्रिकल रीजन कहने का मतलब समझ रहे हो कि इसका कुछ पोजीशन हो, कोई पॉइंट से फिक्स पोजीशन हो, ठीक है ना। जैसे हम लोग ज्योमेट्री में पढ़ते थे, एक्स में कुछ डिस्टेंस है, वाई में कुछ डिस्टेंस है, वैसा ही एक फिक्स रीजन और ज्योमेट्रिकल रीजन इन विच ऑल फिजिकल इवेंट्स आर ऑकर्ड, जिसमें सारा फिजिकल इवेंट्स होता है। ठीक है, इट मे बी वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल। स्पेस या तो वन डायमेंशनल हो सकता है या तो टू डायमेंशनल। अगर ऐसे खींचे तो ये वन डायमेंशनल हो गया। अगर यही चीज़ को अगर ऐसे करके इस तरह से कर दें तो ये हो गया, सॉरी मैंने क्या बोला, अगर ऐसे
टू डायमेंशनल बोले तो अगर ऐसे खींच देते 2 डायमेंशन हो गया, एक्स और वाई। 2 डायमेंशन में हम लोग जो भी कोऑर्डिनेट पढ़ते थे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते थे, 2 डायमेंशनल में पढ़ते थे। और वही चीज़ को अगर कोई ऐसा बना दे 3 डायमेंशनल फिगर, तो ये हो जाएगा आपका 3 डायमेंशनल फिगर आ जाएगा। देखो ये 3 डायमेंशनल फिगर आ गया, ठीक है। फिर है उसके बाद है मैटर। मैटर क्या है जी? मैटर इज द सब्सटेंस ऑक्युपाइड सम स्पेस। मैटर क्या है? कोई भी सब्सटेंस को मैटर बोलते हैं। दुनिया में जो भी कुछ देख रहे हो आप, सब मैटर है, सब मैटर है। क्या होगा? तो मैटर का सिंबल मैटर इज अ सब्सटेंस विच ऑक्युपाइज स्पेस, जो कुछ न कुछ स्पेस ऑक्युपाई करता है। फिर आगे है बॉडी। बॉडी क्या होता है? बॉडी इज द मैटर। ये भी क्या है? एक मैटर ही है। दुनिया में पहले ही मैंने बोल चुका, दुनिया में कोई भी चीज़ आप देख रहे हो सब मैटर है जो स्पेस ऑक्युपाई करता है। तो बॉडी भी तो दुनिया में ही है ना, दुनिया से बाहर तो है नहीं, कुछ नहीं ना, यूनिवर्स में ही है ना। तो यूनिवर्स में बॉडी भी एक मैटर है। तो ऐसे इसलिए इसको बोल देते इट इज द मैटर हुज बॉडी इज अ मैटर हुज सरफेस इज कंप्लीटली क्लोज्ड। उसका सरफेस कंप्लीटली क्लोज्ड होना चाहिए, तो अभी उसको बॉडी बोलेंगे, ठीक है। ऐसे भी कोई बॉडी का सरफेस कंप्लीटली क्लोज ही होता है। या तो आप स्फीयर ले लीजिए, इधर आप कोई सिलेंडर ले लीजिए, ठीक है। तो कंप्लीटली क्लोज होना चाहिए, बस डेफिनेशन याद रखिए। बॉडी इज अ मैटर हुज सरफेस इज कंप्लीटली क्लोज। वेट। वेट तो हम लोग जैसा कि 9th में ही पढ़े थे, ठीक है। क्या है? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ बॉडी एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इट इज डिनोटेड बाय W एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या है? वेट को W से डिनोट करते हैं, और ये क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये अर्थ का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जिसका वैल्यू होता है, जी का वैल्यू 9.8 है ना। क्या वैल्यू होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। चलिए, तो ये भी हो गया, वेट भी क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे वेट का, जैसा कि मैंने ऊपर बताया था, वेट का मैंने फॉर्मूला भी लिखा है। वेट इज इक्वल टू mg मास ऑफ बॉडी एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। एंड इसका यूनिट निकालना चाहें तो मास का यूनिट होता है kg, और ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है तो इसका होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यानी कि यहाँ से एक केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मिल गया, जो कि न्यूटन ही जिसका यूनिट था, केजी मीटर पर सेकेंड। फोर्स का ही क्या है? ये यूनिट है। फिर वही है, वही रिलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे छूटा हुआ है 1 न्यूटन, यहाँ पे कर लीजिएगा। क्या है? 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। फिर आगे है मास। किसको बोलेंगे? मास द क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया इज नोन एज मास। मास क्या कर सकता है? इनर्शिया को ये मेजर करने का तरीका है, इनर्शिया को ये मेजर करता है मास, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया इज नोन एज मास। इट इज डिनोटेड बाई m, स्मॉल m कैपिटल M, किसी भी डिनोट कर सकते हैं। एंड इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। देख रहे हैं, बिल्कुल मास स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? अ क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, यानी कि जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो उसको स्केलर कहेंगे, और जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो उसको वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे, ठीक है। अब है इनर्शिया। इनर्शिया किसको कहेंगे भाई? ठीक है, इनर्शिया आ रहा था टर्म, पहले भी आया था। इनर्शिया यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी in which every body remains in a state of rest or uniform motion unless until external force applied on it। ठीक है, ये क्या होता है? बॉडी का प्रॉपर्टी होता है जो अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट ही में रहना चाहेगा, मोशन में तो मोशन में रहना चाहे, मोशन में ही रहना चाहेगा जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स काम ना करे। हालांकि लग रहा है सेम क्या हो गया, ये तो सेम हो गया न्यूटन फर्स्ट लॉ। हालांकि न्यूटन फर्स्ट लॉ इनर्शिया भी देता है, तो इनर्शिया यही है। फिर कंटिन्यूम पे आते हैं। कंटिन्यूम क्या कहता है? इट इज अ कॉन्सेप्ट इन विच ऑल द बॉडी
made up of atoms and molecules. The behavior of these atoms and molecules are considered to be distributed uniformly. There is no empty space present inside the body is known as continuum. इसमें सिंपल देहाती लैंग्वेज में आप हम लोग समझे कि कोई एक बॉडी है, तो बॉडी में कुछ ना कुछ मेटम से पार्टिकल से बना होता है, तो उसका ये जो यहाँ पे जिस तरह का बॉडी है वहाँ भी इसी तरह का होना चाहिए, ठीक है ना, सेम प्रॉपर्टी होना चाहिए पूरे बॉडी का। जैसे कि अगर सिंपली अगर देखा जाए तो चावल अगर बनाते हैं हम लोग, चावल बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, अगर चावल को अगर देखना होता है, अगर तसला में चावल बनाते हैं, चावल को अगर देखना है तो एक चावल दो चावल निकाल के देखते हैं पका है कि नहीं। अगर पका है तो हम लोग समझ लेते हैं सारा चावल पक चुका है। यानी कि एक पार्टिकल्स का हम लोग प्रॉपर्टी देखेंगे और ये जूम करेंगे कि उसमें जो भी है उसमें सारा पार्टिकल्स का जो प्रॉपर्टी है वही होगा, बस कंटिन्यूम कहलाएगा, है ना। आगे लेंथ, छोटा छोटा सा डिफिनीशन है। इट इज अ कॉन्सेप्ट इन विच इट इज यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन विच कंपेयरिंग इट विथ अदर ऑब्जेक्ट हुज साइज इज नोन इज कॉल्ड लेंथ। देखिए, कोई भी अगर लेंथ को हम लोग मेजर करते हैं तो कोई ना कोई एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट डिवाइस से करते हैं, जिसको पहले ही से ही उसका साइज मेजर हो। जैसे लकड़ी का टुकड़ा है, ये बाय द वे वुड है, इसको हम लोग मेजर करते हैं तो ये बाय द वे स्केल से हम मेजर कर रहे हैं। स्केल में पहले से ही क्या होता है, सेंटीमीटर का कॉलम बना होता है। तो वही कह रहा है, किसी चीज़ का कंपेयर करेंगे तब इसको लेंथ में कंसिडर करेंगे, किसी चीज़ से कंपेयर करना होगा। इट इज द कॉन्सेप्ट in which it is used for describing size of an object in which comparing it with other object, कोई दूसरे ऑब्जेक्ट से उसको कंपेयर करेंगे। whose size is known, जिसको साइज पहले ही से पता हो तभी बोलेंगे इसको लेंथ, ठीक है। टाइम भाई देख लेते हैं। it is interval between two events is known as time. इट्स टाइम यूनिट इज सेकेंड। ये दो इवेंट्स के बीच में इंटरवल है। जैसे अभी कोई बॉडी यहाँ पे है, इस पे फोर्स लगा दिया, बॉडी यहाँ आ गया, इसके बीच में कुछ ना कुछ इंटरवल है, तो इसको क्या बोलेंगे, टाइम। ये बॉडी पहले यहाँ पे था, फिर यहाँ आ गया बॉडी, तो कुछ ना कुछ इंटरवल, इसको क्या बोलेंगे, टाइम। फिर है पार्टिकल्स। इट इज द सब्सटेंस having some mass but occupy negligible space is called particles, है ना। ये भी क्या है, एक सब्सटेंस है। इट इज द सब्सटेंस हैविंग सम मास, जिसके पास कुछ न कुछ मास हो, परंतु बट एक्यूपाइज, क्या करे, एक्यूपाइज, कुछ न कुछ मास हो बट एक्यूपाइज नेग्लिजिबल स्पेस, इस कोई स्पेस न के बराबर। हालांकि स्पेस तो एक्यूपाइज करेगा ही, कोई पार्टिकल है छोटा छोटा कुछ ना कुछ स्पेस लेगा ही, लेकिन नेग्लिजिबल हो, क्या हो, यहाँ पे लिखा हुआ है नेग्लिजिबल, इट इज कॉल्ड पार्टिकल्स, ठीक है। फिर आगे यहाँ पे नोट में एक पॉइंट, इसको समझते हैं। एवरी सब्सटेंस और ऑब्जेक्ट कंसिडर एज अ पार्टिकल्स डिपेंड अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस बहुत जरूरी है। किसके रिस्पेक्ट में हम देख रहे हैं, जैसे अगर हम अर्थ से मून को देखें, अर्थ से अगर हम मून को देखें, एक छोटा सा दिखाई देता है, हालांकि फिर भी बड़ा है। जैसे कोई बड़ी इतना बड़ा है और इसके रिस्पेक्ट में इसी का टुकड़ा इतना छोटा है, तो इसको पार्टिकल्स बोलेंगे इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। चलिए, फिर फोर्स का डिफिनीशन हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, फिर भी यहाँ पे फोर्स का एक डिफिनीशन है। इट इज़ अ फिजिकल कॉज, इट इज़ अ
क्या है, ये फिजिकल कॉज है इन विच when applied on a body that will change or try to change position of and shape and size of an object. कहने का मतलब ये डिफिनेशन कह रहा है कि इट इज़ अ फिजिकल कॉज, ये फिजिकल कॉज है विच व्हेन अप्लाइड, जब ये अप्लाई होता है किसी बॉडी पे तो इस बॉडी का पोजीशन या तो शेप और साइज या तो चेंज करता है या तो चेंज करने का ट्राई करता है, तो उसको बोलेंगे फोर्स। फोर्स इज डिनोटेड बाय क्या, हम लोग एफ से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड है और होता है और डायरेक्शन भी होता है। इसका SI यूनिट न्यूटन होता है, CG यूनिट डाउन होता है, MKS यूनिट MKF इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन होता है। ठीक है, फिर है फिजिकल क्वांटिटी। इट इज अ क्वांटिटी which can measure, it's called physical quantity। ऐसा कोई भी चीज जो मेजर किया जा सकता है फिजिकल क्वांटिटी में आता है। जैसे हम लोग मास को मेजर कर सकते हैं कितना केजी के है कि नहीं है, टाइम को मेजर कर सकते हैं कितना बजा है, हम लोग स्पीड को मेजर कर सकते हैं कितना मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है। तो सारे फिजिकल क्वांटिटी में आते हैं, जो भी मेजर किए जा सकते हैं सारे फिजिकल क्वांटिटी में आएंगे। ठीक है, ओके। फिजिकल क्वांटिटी आर, यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी आर क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स, जो कि है पहला स्केलर जिसके पास क्या है, द टाइप ऑफ क्वांटिटी हैव ओनली मैग्नीट्यूड बट नॉट डायरेक्शन, जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो डायरेक्शन नहीं हो, क्या कहलाता है, स्केलर क्वांटिटी। जैसे टाइम, एरिया, मास। वेक्टर क्वांटिटी, that type of quantity which having magnitude and direction and must obey क्या, वेक्टर अलजेब्रा। ठीक है, जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, हम लोग 9 में पढ़े थे, जिसके पास मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो तो उसको बोल देंगे वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन यहाँ पे गलत हो जाएगा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो और उसके बाद ये फॉलो करना चाहिए लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। एक वेक्टर अलजेब्रा का लॉ होता है जैसे कि पैरेललोग्राम एडिशन, लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ एडिशन, इस सब रूल को ये फॉलो करेगा तब ये वेक्टर क्वांटिटी। अब बनेगा पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है, फिर से ट्रायंगल ऑफ एडिशन क्या होता है। ठीक है, ट्रायंगल ऑफ एडिशन क्या होता है, तो ये सब जो है आपको आगे के क्लास में पढ़ने को मिलेगा। वैसे तो आप याद रखिए कि वेक्टर क्वांटिटी ऐसी नहीं बोल देंगे कि जिसके पास कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड हो और जिसके पास कुछ ना कुछ डायरेक्शन हो तो बोल देंगे वेक्टर क्वांटिटी। नहीं, इसके बाद आपको लिखना पड़ेगा, ये फॉलो करना चाहिए क्या, लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा, लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। ओके, फिर है यहाँ पे चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट डू नॉट फॉलो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या वेक्टर अलजेब्रा। चार्ज इसीलिए स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि ये फॉलो नहीं करता है, ये नॉट फॉलो वेक्टर एडिशन लॉ या वेक्टर अलजेब्रा लॉ को ये फॉलो नहीं करता है। फिर यहां पे एक टर्म यूनिट, द स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट। कोई स्टैंडर्ड हम लोग ने बनाया है
कोई फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए। जैसे कि हम लोग मास को मेज़र करने के लिए हम लोग ने क्या बनाया है, केजीज में मेज़र करते हैं। टाइम को हम मेज़र करने के लिए क्या बनाया है, स्टैंडर्ड यूनिट सेकंड बनाना है। यानी कोई ना कोई स्टैंडर्ड हो, क्या बोले, द स्टैंडर्ड, यहाँ पे लिखा हुआ है द स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट। ये टर्म याद रखना है, स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, चलिए यूनिट क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। एक फंडामेंटल यूनिट, 9 में हम लोग पढ़े थे, भौतिक राशि को क्या हिंदी में कुछ पता भी नहीं है, आधारित राशि और व्युत्पन्न राशियाँ था, तो वही है फंडामेंटल यूनिट। दैट टाइप ऑफ यूनिट विच कैन एक्सप्रेस in another unit is called fundamental unit। ठीक है, जो कि जैसे कि हो गया, यहाँ पे फिर से डिफिनेशन को देख लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं। दैट टाइप्स ऑफ यूनिट विच कैन नॉट एक्सप्रेस, जो एक्सप्रेस ना हो किसी में, कोई अदर यूनिट में, उसी को बोलेंगे फंडामेंटल यूनिट। देयर आर 7 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट। जैसे कि ये सातों याद रखिएगा, मास, लेंथ, करेंट, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये सब फंडामेंटल यूनिट है। अब डिराइव यूनिट बस फंडामेंटल यूनिट से ही बनाया जाता है। डिराइव्ड यूनिट, डिराइव्ड क्या है, द यूनिट which can be expressed in term of fundamental unit is called, से यहाँ पे लगा लीजिएगा, called derived unit। ठीक है, जो कि फंडामेंटल यूनिट से बनाया जाता है। जैसे देखिए वेलोसिटी, वेलोसिटी है ना, तो वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो क्या है, लेंथ एक था फंडामेंटल यूनिट, टाइम एक था फंडामेंटल यूनिट, और दोनों मिला के बन गया क्या, वेलोसिटी। तो ये क्या हो गया, डिराइव्ड यूनिट। हालांकि यहाँ पे डायमेंशन दिया हुआ है। एक्सेलरेशन भी देखो वेलोसिटी टाइम को मिलाकर बना है, फोर्स भी मास एक्सेलरेशन मिला के बना है, तो ये सब क्या हो जाएंगे, डिराइव्ड यूनिट में आ जाएंगे। ठीक है, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और आगे के वीडियो में हम लोग आगे के सिलेबस देखेंगे। ठीक है, आज के लिए बस, अभी के लिए बस इतना ही। आप अगला लेक्चर देखना चाहते हैं तो आप अगले वीडियो देखिए।